दोस्तों, कास्ट क्लासेस की स्क्रीनशॉट सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्क्रीनशॉट सीरीज के अंदर हम सभी वो क्वेश्चन लेकर चले हुए थे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, विशेष रूप से एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। एसएससी उन क्वेश्चनों को रिपीट करता है, प्रत्येक साल रिपीट करता है और निकट भविष्य में जो एग्जाम होंगे उनके अंदर भी यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ये हम पूरे दावे के साथ में, आश्वासन के साथ में कह सकते हैं। आप लगातार हमारी स्क्रीनशॉट सीरीज देखिएगा, आपको ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। लगातार आप हमारे साथ में बने रहिएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से आप हेडिंग डाल लीजिए। बड़े जहर तरीके से पढ़ाएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, जहरीले तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 के अंदर नादियाद के अंदर होता है। 31 अक्टूबर 1875 के अंदर इसका जन्म होता है नादियाद, गुजरात के अंदर। लेकिन 1875 में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की नींव रखी थी, आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई के अंदर। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसकी डेथ हो जाती है 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में, और इस मुंबई का नाम बदलकर, पहले ये मुंबई था, बॉम्बे था, वर्तमान में मुंबई है, वर्तमान में इस नाम से जाना जाता है। बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई 1995 के अंदर हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मूल रूप से ये गुजरात के रहने वाले थे, मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे, मूल रूप से गुजरात के रहने वाले वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आयरन मैन के नाम से, लौह पुरुष के नाम से जैसे ही आप जानेंगे तो तुरंत आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और जब आप मेरिट लिस्ट के अंदर किसी ना किसी स्थान के ऊपर खड़े रहते हैं तो एक नंबर बहुत ज्यादा होता है। मूल रूप से गुजरात के रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, सभी पॉइंट क्लियर करते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये गांधी जी के अनुयायी बनकर कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आंदोलन में आए थे। पहले राष्ट्रीय आंदोलनों में, कांग्रेस में आने का इनका कोई विचार नहीं था, अच्छे तरीके से पढ़े हुए थे, वकालत वगैरह इन्होंने की हुई थी। तो गांधी जी के कहने पर या गांधी जी के अनुयायी बनकर ये कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर आए थे। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उन सभी के अंदर इनका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अहम रोल होता था। लेकिन ऐसे भी आंदोलन थे जिनमें प्रमुख रूप से, विशेष रूप से जो अहम भूमिका निभाई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। हुआ क्या था, इन्होंने सभी राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। प्रमुख आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह था। इनके जो प्रमुख आंदोलन थे, प्रमुख आंदोलन जिसमें नाम आता है खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह। यदि खेड़ा सत्याग्रह के पॉइंट की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा के अंदर हुआ था और यह घटना कब की है? 1918 के अंदर। 1918 में इस आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर होता है। क्वेश्चन ये क्लियर हो जाना चाहिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। और खेड़ा सत्याग्रह में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा किया था, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रोल अदा किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय गुजरात के अंदर एक भयंकर सूखा पड़ा था, भयंकर सूखा पड़ा था गुजरात के अंदर। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सूखा पड़ने के बावजूद भी किसानों का कर बढ़ा दिया था, किसानों के ऊपर कर बढ़ा दिया था। और उसी कर को वापस लेने के लिए, उसी कर को कम करवाने के लिए महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सत्याग्रह में कूदते हैं। और याद रखिएगा, उसको ब्रिटिश सरकार ने जो अपने मनमाने तरीके से कर बढ़ाया था उस कर को वापिस करवाते हैं। यह क्वेश्चन आपने याद रखना है। खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 के अंदर हुआ था, इस आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे बड़ा रोल था। खेड़ा सत्याग्रह क्यों था? क्योंकि गुजरात के अंदर खेड़ा नामक स्थान के ऊपर, गुजरात के खेड़ा के आसपास के स्थान के ऊपर भयंकर सूखा पड़ा था। लेकिन सूखा पड़ने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र के जो किसान थे उनका कर बढ़ा दिया था, उनसे लगान और ज्यादा लेने की कोशिश की गई थी। लेकिन किसानों ने आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन का नाम दिया गया खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। और इस खेड़ा सत्याग्रह के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अदा की थी। लेकिन दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो महात्मा गांधी थे। इन दोनों ने सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया था, लोगों के सहयोग से इतना दबाव बनाया कि सरकार विवश हो गई। जो किसानों के ऊपर कर बढ़ाया था ना, उस कर को वापस लेने के लिए, उस लगान को वापस करने के लिए। तो आपने याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात, सरदार पटेल।
उसके बाद में नाम आता है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के पॉइंट की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह होता है 1928 में। बारदोली सत्याग्रह के पॉइंट की बात करें तो यह 1928 में हुआ गुजरात का प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार किसानों से कर में 30% वृद्धि कर दी थी। देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ तथा गुजरात का प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के कर में 30% की वृद्धि कर दी। देखिए किसानों का जो कर था, किसानों से जो टैक्स लेती थी सरकार, उसमें 30% की वृद्धि कर दी। पटेल ने इसका विरोध किया। पहले तो विरोध किसने किया था? किसानों ने विरोध किया कि भाई 30% तो हम नहीं दे सकते, उपज ही कम हो रही है, सूखा वगैरह पड़ता रहता है, उसके बावजूद भी हम 30% नहीं दे सकते, और आंदोलन शुरू करते हैं। और उस आंदोलन में महत्वपूर्ण व्यक्ति फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल होता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अंग्रेजी सरकार की इस नीति का विरोध किया और 22% लगान वृद्धि को गलत ठहरा दिया। 22% जो लगान बढ़ाया था ब्रिटिश सरकार ने, बारदोली सत्याग्रह जब किसानों ने किया था तो उनके ऊपर 22% लगान बढ़ा दिया गया था। उस 22% लगान वृद्धि को गलत ठहरा दिया और उसे घटाकर 6.03% कर दिया गया था। होता क्या है कि बारदोली सत्याग्रह जब होता है, वो किसानों का मुख्य रूप से एक आंदोलन था, गुजरात के अंदर हुआ था। उन किसानों के ऊपर 22% टैक्स की वृद्धि कर दी जाती है। 22% की वृद्धि कर दी जाती है। पटेल ने इसका विरोध किया और 22% लगान को वापस करवाया। किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रमुख नेताओं ने, और घटाकर कितना करवा दिया? 6.03% कर दिया गया था। ये आपने याद रखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खेड़ा सत्याग्रह 1928 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वल्लभ भाई पटेल जो है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनता है, इंपॉर्टेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। लेकिन यहां पर हम एक आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर करना चाहते हैं। किसी बुक में आपको यह भी मिल जाएगा, किसी बुक में आपको यह भी मिल जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। तो देखिए सबसे फर्स्ट हम जो प्रियोरिटी देंगे ना, वो प्रियोरिटी देंगे किसको? बारदोली की महिलाओं को। बारदोली के अंदर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उस आंदोलन में पहुंचे थे तो वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर पुकारा था। किसी बुक में आपको यह भी मिल जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, उसके बाद में भारत स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लगभग 562 रियासतें थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 562 रियासतें थी, लेकिन 562 रियासतों का जो क्षेत्रफल हुआ करता था टोटल, वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% था। भारत का जो वर्तमान में क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसके क्षेत्रफल का 40% हुआ करता था 562 रियासतों के अंदर। महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कहा कि ये कार्य सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो और किसी के वश में नहीं है। ये कार्य एकमात्र सिर्फ आप ही कर सकते हैं और किसी के वश में नहीं है। तो जैसे तैसे करते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 562 रियासतों में से 559 रियासतों को मना लिया था। लगभग 559 रियासतों को मना लिया था, लेकिन 3 रियासतें नहीं मानी थी, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का नाम आता है। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन। 3 रियासतें नहीं मानी थी और लगभग सभी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के कारण या अपने चरित्र के कारण, या आप कैसे भी समझे महान नेता होने के कारण, इनको कुछ रियासतों को, लगभग सभी रियासतों को मिला लिया था। लेकिन 3 रियासत ऐसी हुआ करती थी जिसमें जम्मू कश्मीर और जिसमें नाम आता है किसका? हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत। ये रियासत इसके अंदर शामिल नहीं की गई थी, लेकिन बाद में इनको भी शामिल कर लिया गया था। ये हम बताएंगे आपसे, जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासत का पूरा विवरण बताएंगे कैसे इनको शामिल किया गया था। इन रियासतों के विलय में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में 562 रियासतें थी।
इन रियासतों के विलय में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया और इस लौह नीति के कारण ही इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। याद रखिएगा, ये एक तरीके से लौह नीति का कार्य किया था। इन्होंने लगभग सभी जो रियासतें भारत के अंदर मिलाई थी स्वतंत्रता के पश्चात, उनको मिलाने का कार्य था। इस कार्य को बाद में लौह नीति का नाम दिया गया था और इसी लौह नीति के कारण ही इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह आपने क्वेश्चन याद रखना है। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1931 के अंदर एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है कराची में और उस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो आप याद रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य भी बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1946 के अंदर अंतरिम सरकार के सदस्य भी बने थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसके ऊपर सरदार वल्लभ पटेल की जो प्रतिमा है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के अंदर, ये भी देखेंगे हम। उनसे संबंधित जो विशेष पॉइंट है उनका भी डिस्कशन करेंगे। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी 3 गुना बनाई गई है। ये याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बड़ी है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, ये आपने याद रखना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बड़ी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पॉइंट की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के अंदर है, जिसे एकता की मूर्ति भी कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे एकता की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल लंबाई 240 मीटर है। कुल लंबाई जो है, कुल ऊंचाई, लंबाई नहीं ऊंचाई, मतलब हम लंबाई की बात करें ऐसे, ऊंचाई, कुल ऊंचाई जो है वो 240 मीटर है। लेकिन जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और दो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, उसका जो आधार है, जिसके ऊपर प्रतिमा बनी हुई है, उस आधार की ऊंचाई 50 मीटर है और मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की ऊंचाई जो है वो 182 और आधार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। और टोटल ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखिएगा 240 के समथिंग, 242 के समथिंग, ये इसकी टोटल ऊंचाई है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास मतलब इस मूर्ति की जो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनेगी, उसकी नींव किसने रखी थी? तो शिलान्यास किया था श्री नरेंद्र मोदी ने और घटना है 31 अक्टूबर 2013 की। 31 अक्टूबर 2013 के अंदर श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर ही इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का शिलान्यास किया था। और वो शिलान्यास कब किया था? 31 अक्टूबर 2013 के अंदर पटेल की 137वीं जयंती पर, पटेल की 137वीं जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले के अंदर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है चट्टानी द्वीप, और उस चट्टानी द्वीप के ऊपर एक जगह पड़ती है साधु बेट। और ये साधु बेट जो जगह है वो नर्मदा नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर बांध बना है, उस सरदार सरोवर बांध के बिल्कुल सामने नर्मदा नदी के ऊपर है। यह नर्मदा नदी के मध्य स्थित है। ये चीजें आपने याद रखनी है। एक बार फिर से देखें, शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013, पटेल की 137वीं जयंती पर शिलान्यास हुआ था। नर्मदा जिला गुजरात के नर्मदा जिले के अंदर चट्टानी द्वीप पड़ता है वहां पर, और चट्टानी द्वीप में एक जगह पड़ती है साधु बेट वहां पर। लेकिन ये जो चट्टानी द्वीप है जिसका नाम है साधु बेट, वो साधु बेट कौन सी नदी के अंदर स्थित है? तो आप याद रखिएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप याद रखिएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के पास में कौन से बांध के पास में पड़ता है? तो सरदार सरोवर बांध जो गुजरात के अंदर है, उस बांध के बिल्कुल सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है नर्मदा नदी के ऊपर, जिसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्र को समर्पित ये जो प्रतिमा है, ये राष्ट्र को कब समर्पित की गई थी? तो आपने याद रखना है 31 अक्टूबर 2018 के अंदर। 31 अक्टूबर 2018 के अंदर एक ऐसा दिन आया जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित की गई थी। और राष्ट्र को समर्पित कब की गई थी? 31 अक्टूबर 2018 के अंदर। राष्ट्र को समर्पित किसने की थी? इसका उद्घाटन किसने किया था? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। लागत इसके ऊपर 3000 करोड़ की आई है। इसे एकता की मूर्ति भी कहते हैं, याद रखिएगा। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा।
अहमदाबाद जो हवाई अड्डे का नाम है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के ऊपर ही रखा गया है। और अहमदाबाद जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न दिया कब गया था? 1991 के अंदर। मरणोपरांत 1991 के अंदर इसे भारत रत्न मिला था। राजीव गांधी की डेथ भी कब हुई थी? 1991 में। और दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य राजधानी का दर्जा भी कब दिया गया था? 1991 के अंदर ही दिया गया था। ये आप याद रखिएगा। भारत रत्न जिसकी शुरुआत होती है 1954 में, लेकिन मरणोपरांत भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब मिला था? 1991 के अंदर। अभी आपके पास में 5 सेकंड है, अपने फोन की ब्राइटनेस फुल कीजिए और फुल करने के पश्चात वीडियो एचडी में कीजिए और उसके बाद में आप तुरंत स्क्रीनशॉट लें। जल्दी करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित महत्वपूर्ण सभी पॉइंट हैं वो आपको एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर मिल जाएंगे। चलिए, हो गया? हो जाना चाहिए, अब तक हो गया होगा। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल पर भी घूमकर देखें। हमारे चैनल के ऊपर घूमकर देखें, वहाँ पर आपको और भी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो मिलेगी जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम या गवर्नमेंट नौकरी जो है उसको दिलाने में वो सहायक साबित होगी। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत जल्द। धन्यवाद।